आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सोडोंशिया। स्टार्टिंग विद इंडिकेशंस की क्या ऐसी इंडिकेशंस होंगी तो हम लोग एक्सोडोंशिया करेंगे या सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड एक्सोडोंशिया होता है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। तो क्या ऐसे केसेस होंगे कि हम लोग सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करेंगे जब बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी एक दांत को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो तब ऑफ कोर्स विल चूज सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। या फिर अगर ऐसा हो कि फोर्सेप एक्सट्रैक्शन जो है वो फेल हो जाए, आप फोर्सेप से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें लेकिन वो नहीं हुआ, फेल हो गया, देन विल गो फॉर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा जो बोन है अराउंड द टूथ बहुत ज़्यादा हैवी या डेंस है, या फिर ऐसा केसेस हैं कि जिनमें रूट वाले एरिया में हाइपरसिमेंटोसिस हुई है, ठीक है, या फिर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट रूट्स हैं, रूट्स जो मल्टीपल रूट्स जो हैं वो डाइवर्ज हुई हुई हैं, आप बहुत दूर दूर प्लेस्ड हैं, ठीक है, या फिर कर्व्ड हैं या कोई डायलिसिटेशन या हुक्स वगैरह हैं, तो तभी हम लोग सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसी तरह मैक्सिलरी साइनस अप्रॉक्सीमेशन, अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिलरी साइनस के करीब है रूट तो तभी वी गो फॉर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन। और अगर बहुत ज़्यादा केरीज लगी हुई हैं, क्राउन या रूट केरीज, या फिर बहुत ज़्यादा हैवीली रिस्टोर्ड टूथ है, तो तब भी हम लोग सर्जिकल एक्सट्रैक्शन प्रेफर करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हम लोग सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की क्या टेक्निक होती है, करते कैसे बेसिकली। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप जो म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप होता है, फ्लैप को आप लोग रेज करेंगे, ठीक है, उसको बिल्कुल रिमूव नहीं करना, इनफैक्ट थोड़ा सा काट के उसको रेज करेंगे ताकि आप इजीली प्रोसीजर को देख भी सकें, आपके इंस्ट्रूमेंट का एक्सेस भी ईजी हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्लैप रेज कर लिया। नेक्स्ट हम लोग चीज़ क्या करते हैं कि हम लोग असेस करते हैं दैट ये आइदर देयर इज़ अ नीड फॉर बोन रिमूवल या नहीं, ठीक है। बोन रिमूवल की अगर नीड होगी तो हम लोग क्या करेंगे, कितनी बोन रिमूव करनी है ये आपको पता होना चाहिए। ये कितनी करते हैं हम लोग, विड्थ वाइज हम लोग इतनी करते हैं, मीजियो डिस्टल विड्थ जो है रूट की, ठीक है, दांत की रूट की जो मीजियो डिस्टल विड्थ होती है उतनी ही हम लोग बोन रिमूव करते हैं, ठीक है। और लेंथ वाइज हम लोग कितनी बोन रिमूव करते हैं कि रूट की हाफ या फिर 2/3 द रूट लेंथ हम लोग बोन रिमूव करते हैं। अब बोन जी हो गई है रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक परचेज पॉइंट बनाते हैं रूट के अंदर, और वहीं से हम लोग विगल करना स्टार्ट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, और इजीली फिर हमारा जो दांत होता है वो बाहर आ जाता है। और जब आ गया बाहर तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कोई बोनी एजेस या प्रोट्रूबरेंसेस हमें फील होंगी उसको बोन फाइल के जरिए स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो सर्जिकल फील्ड है उसको अच्छे से थर्ली इरीगेट करना है ताकि उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे और कोई डिब्री वगैरह जो है वो भी मूव हो जाए। फिर उसके बाद जो फ्लैप जो रेज किया था उसको वापस रीपोजिशन करेंगे और वहीं पे सूचर कर लेंगे उसको। और अगर हमारे पास मल्टी रूटेड टूथ है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि जो रूट्स होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं इंटू सिंगल रूट्स, और फिर एक एक करके वो रूट जो है वो हम रिमूव करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ स्मॉल रूट फ्रेगमेंट्स एंड रूट टिप्स। कि रूट का कोई फ्रेगमेंट रह गया है तो उसको हम लोग, या रूट टिप अगर रह गई है पीछे, बाकी का दांत निकल गया है तो उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। तो एक क्लोज टेक्निक होती है और एक ओपन टेक्निक होती है। क्लोज टेक्निक में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप दांत को, या उस सॉकेट को, दांत निकल चुका ना, सॉकेट को थर्डली उसको इरीगेट करेंगे, इरीगेट करके सक्शन कर लेंगे। सारा सक्शन हो गया। अब आपने एक इंस्ट्रूमेंट लेना है रूट टिप पिक, उससे जो पीछे लेफ्ट ओवर जो हमारे पास एपेक्स होगा रूट का उसको लिटिल बिट हम लोग उसको टीज करेंगे, या ऐसे थोड़ा सा पोक करेंगे तो उस वो एपेक्स जो है वो बाहर आ जाएगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंडोडोंटिक फाइल का यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा हम लोग स्ट्रेट एलिवेटर यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव द लेफ्ट ओवर रूट एपेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद ओपन टेक्निक क्या होती है, इट इज सिमिलर नहीं, इट इज एक्जैक्टली सेम लाइक सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। जैसे जैसे एक्सट्रैक्शन के लिए सारा कुछ ओपन करना पड़ता है उसी तरह हम लोग रूट का फ्रेगमेंट रिमूव करने के लिए पूरा एरिया ओपन करके तो निकालेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग रूट का जो फ्रेगमेंट अगर कोई पीछे टूट के रह गया है हम लोग उसको रहने देते हैं और वहीं पे सूटर कर लेते हैं और खत्म हमारी कहानी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं, ऐसे कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हम लोग रूट के फ्रेगमेंट को छोड़ देते हैं मुंह के अंदर ही। तो वो तब होता है कि जब आपका रूट का फ्रेगमेंट जो है इट इज़ नॉट मोर देन 3 mm, अगर 3 mm से ज़्यादा नहीं है और 3 mm से कम है तो हम लोग उसको वैसे का वैसे ही वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अगर रूट बहुत ज़्यादा बोन के अंदर डीपली एम्बेडेड है तो तब भी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर दांत जो है इन्फेक्टेड पहले नहीं था, मतलब नॉर्मल दांत था, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ था, तो तब भी छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर रूट का फ्रैक्चर होने से पहले दांत अगर हमने अच्छे से लग्जेट नहीं किया था तो उसकी मोबिलिटी, रूट के जो फ्रेगमेंट के पीछे बच गया उसकी मोबिलिटी जो है वो भी मुश्किल होगी, उसको मोबाइल करना मुश्किल होगा, उसको निकालना मुश्किल होगा, तो तब भी हम लोग रूट का फ्रेगमेंट जो है छोड़ देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लैप डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। सो बेसिकली आपको सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें फ्लैप जो है वो रेज करना पड़ता है। अब फ्लैप के बारे में हम लोग कुछ बातें पढ़ते हैं कि फ्लैप बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ये एक सॉफ्ट टिश्यू है, एक छोटा सा सेक्शन होता है, छोटा सा पार्ट होता है, और इसकी हम लोग जो है सर्जिकल इंसिजन करते हैं, उसकी आउटलाइन जो हुई होती है वो इंसिजन से हुई हुई होती है, ठीक है। फिर इसका अपना ब्लड सप्लाई होता है, सर्जिकल एक्सेस जो होता है वो इजी हो जाता है, अंडरलाइन जो टिश्यू होता है उसमें, ठीक है। और इसको हम लोग वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको हम लोग सूचर्स के जरिए मेंटेन कर सकते हैं, और फिर इवेंचुअली ये हील कर जाता है, ठीक है। तो फ्लैप एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम लोग, हमारे पास क्या डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, एक टिश्यू फ्लैप, सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप के। तो होता ही है कि आपने कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि किस तरह का होना चाहिए। तो इसका जो बेस है वो ब्रॉडर होनी चाहिए देन द फ्री मार्जिन, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। फिर एक देखना है कि इसका ना एक एडिक्वेट साइज़ होना चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एडिक्वेट साइज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो
दांत हमने निकालना होता है उसके एंटीरियरली 2 दांत को कवर करे और पोस्टीरियरली 1 दांत को कवर करे, ठीक है, इतना हमने इंसिजन देना है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग रिलीजिंग इंसिजन दे रहे हैं तो जो दांत निकाल रहे हैं उससे अगला 1 दांत, एक एंटीरियर दांत और उससे पिछला 1 पोस्टीरियर दांत को कवर कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा जो फ्लैप है वो फुल थिकनेस फ्लैप होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि उसका सरफेस मिकोजा, सब मिकोजा, पेरियोस्टियम सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए उस फ्लैप के अंदर, ठीक है। फिर आ जाती है बात की इंसिजन जो कि हम लोग देंगे वो एक इंटैक्ट बोन के ऊपर हमने देनी है, कि मतलब इवन आफ्टर द सर्जिकल प्रोसीजर वो वाली बोन जिसके ऊपर इंसिजन दिया था वो सही रहे, वो इंटैक्ट रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बक्को कॉर्टिकल प्लेट जो है वो बाहर आ सकती है या वो आ चुकी है, ठीक है, तो उससे भी हम लोग 6 to 8 mm जो है दूर हम लोग इंसिजन देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग दूर करके, जहाँ से निकाल रहे होते हैं दांत वहाँ से थोड़ा सा दूर करके हम लोग इंसिजन देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि जो जब हम लोग फ्लैप रेज कर रहे हों या इंसिजन वगैरह दे रहे हों तो हम लोगों ने ये खास ख्याल रखना है कि कोई उसके इर्द गिर्द जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वो इंजर ना हो जाए, ठीक है। जैसे नर्व्स होती हैं, जैसे मेंटल नर्व होगी, जैसे लिंगुअल नर्व होगी, ये प्रोटेक्टेड रहे, इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट है कि वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन जो हम लोग देते हैं वो एक एंगल पे होना चाहिए, डायरेक्टली फेशियल एस्पेक्ट पे भी नहीं होना चाहिए दांत की और ना ही पैपिला में होना चाहिए, ठीक है। तो एक एंगल, दांत की एक एंगल पे हम लोग इंसिजन देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप। ये हमने पहले ऊपर बात पढ़ी थी कि हमने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है एक फ्लैप बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब किस किस तरह के फ्लैप्स होते हैं। एनवेलप फ्लैप होता है, 3 कॉर्नर्ड फ्लैप होता है एंड 4 कॉर्नर्ड फ्लैप होता है, ठीक है। और म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स जो हैं वो किन टाइप्स के होते हैं, अगेन यही मतलब इन्वेलप फ्लैप, 3 कॉर्नर फ्लैप, 4 कॉर्नर फ्लैप, इसके अलावा सेमिलर इंसिजन हो गया, वाई इंसिजन हो गया, पेडिकल फ्लैप्स हो गए, ठीक है। तो ये 6 नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि टेक्निक फॉर डेवलपिंग म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप। अब हमने म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप डेवलप कैसे करना है, अब हमारा प्रोसीजर क्या होगा करने का। तो पहला स्टेप ये है कि आपने सॉफ्ट टिश्यू को इन साइज एक इंसिजन देना है सॉफ्ट टिश्यू पे ताकि फ्लैप जो है वो रिफ्लेक्ट हो सके। इसके लिए हम लोग नंबर 15 जो है वो ब्लेड यूज़ कर रहे हैं और वो हम लोग नंबर 3 स्कैल्पल हैंडल पे हम लोग लगाएंगे और उसको होल्ड कैसे करेंगे, एक पेन ग्रास्प में उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर ब्लेड जो है उसको स्लाइट एक दांत के एक एंगल पे हम लोग होल्ड करेंगे और इंसिजन देंगे, पोस्टीरियर से एंटीरियर देंगे, ठीक है। और एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रोक होनी चाहिए, यानी कि बीच में बार बार आपका हाथ उठ रहा है, कॉन्टिन्यूस एक लाइन खींचनी है आपने और जो ब्लेड होगा वो बोन के साथ थ्रू आउट जो इंसिजन है हम लोग उसमें क्या करेंगे कि ब्लेड को बोन के साथ इंटैक्ट रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन जो है हम लोग करेंगे पैपिला से हम लोग रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेंगे फ्लैप को किसके जरिए, पेरियोस्टल एलिवेटर के जरिए। 3 कॉर्नर्ड फ्लैप होगा तो इनिशियल रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुश स्ट्रोक देना शुरू कर देते हैं एलिवेटर से, ठीक है। तो पेरियोस्टल एलिवेटर हम लोग इस काम के लिए यूज़ करते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सूचरिंग। आपने फ्लैप रेस के लिए दाने निकाले, आप आ जाते हैं सूचर से। सूचर में क्या करेंगे, सूचर्स हम लोग कब करते हैं, सूचर्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं को एक्ट करने के लिए वूंड मार्जिन, मतलब वूंड मार्जिन को क्लोज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सूचर्स को। फिर हीमोस्टेसिस जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि क्लॉट डिसलॉज ना हो जाए, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप जो है वो बोन के ऊपर ठीक रहे और नहीं तो वो हील कर जाए, इसलिए भी हम लोग सूचर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सूचरिंग के लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए होता है, वो है नीडल होल्डर, सूचर नीडल एंड सूचर मटेरियल, मतलब कोई भी सिल्क मटेरियल या कोई भी और मटेरियल वगैरह हो गया, विनाइल हो गया, ठीक है। अब सूचरिंग की क्या टेक्निक होती है, सूचर्स जो है वो हमेशा जो हम लोग अक्रॉस द एंटीटूथ सॉकेट जो है वो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ताकि क्लॉट वगैरह डिसलॉज ना हो जाए, ठीक है। और इसमें फिगर ऑफ 8 वाला सूचर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सूचर जो है हम लोग मोबाइल वाली जगह से अटैच्ड जगह तक पास करते हैं, ठीक है, अटैच्ड टिश्यू में पास करते हैं। नीडल जो है वो म्यूकोजा की बिल्कुल राइट एंगल पे होनी चाहिए, एडिक्वेट हमने टिश्यू लेना होना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा एंड से आप सूचरिंग करे हो कि वो टिश्यू जो है वो टेयर कर रहा है इसलिए, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा आपने टिश्यू ले लिया है सूचरिंग के लिए, ठीक है। बहुत एडिक्वेट साइज ऑफ द टिश्यू आपने लेना है, ठीक है। फिर सूचर्स के दरमियान में 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। फ्लैप्स को जब आप सूचर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं उसको करना, और नॉट जो है वो किस साइड पे लगाएंगे, जिस साइड पे इंसिजन देंगे वहीं पे नॉट लगाएंगे और तकरीबन सूचर्स को 5 to 7 डेज़ के लिए रखेंगे और फिर 5 to 7 डेज़ बाद सूचर्स निकलवा लेने हैं, ठीक है। और क्या टाइप्स ऑफ सूचर्स होती हैं, सिंपल इंटरप्टेड सूचर होता है, कॉन्टिन्यूस सूचर होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सूचर होता है एंड वर्टिकल मैट्रेस सूचर्स होते हैं। थैंक यू।